हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट 2 करेंगे। हमने ये चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर्स क्या होते हैं, और हमने यहाँ पे पढ़े थे 3 अकाउंटिंग अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट। हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। बिजनेस हैव अ इनफाइनाइट लाइफ, बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ होती है। वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस, हम अपने बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते। इसीलिए इसी प्रिंसिपल के बेस पे, इसी अजम्पशन के बेस पे हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिस्टिंग्विश किया था। सेकंड अजम्पशन हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी अजम्पशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस ऑप्टेड शुड बी फॉलोड ईयर टू ईयर। एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर लेते हैं, उसको ईयर टू ईयर कंटिन्यू करते रहते हैं, ताकि हम एक साल की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस से कंपैरिजन कर सके। और तीसरा हमने पढ़ा था एक्रुअल बेसिस अजम्पशन, जहां पर हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एंटर्ड इनटू वेदर दे सेटल्ड इन कैश और नॉट। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्रुअल बेसिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को जब ही रिकॉर्ड किया जाता है जब वो होते हैं, चाहे उनका कैश सेटलमेंट हो या ना हो। ये 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की वो क्लास मिस हो गई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके अपनी मिसिंग वीडियो को आराम से देख सकते हैं, सारे नोट्स नोट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो गाइडलाइंस, वो नॉलेज जिसके द्वारा हम अपने अकाउंटिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग वर्क को हम परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ नए प्रिंसिपल्स के साथ। आज के प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नोट्स रजिस्टर निकालिए और उस पर मेरे साथ साथ पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। जहां पे भी आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वहां वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, सारी चीजों को डिटेल में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। देखिए, आज पहला पॉइंट है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस की एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। बिजनेस अलग है, इट इज डिस्टिंक्ट, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये ऑनर से हटके है। देखो, एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, वो बिजनेस किसने, ऑनर ने स्टार्ट किया होगा, ऑनर ही उसका मालिक है। बट फिर भी बिजनेस को हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं और ऑनर को अलग मानते हैं। ऑल एंट्रीज इन द बिजनेस, जितनी भी बिजनेस में एंट्रीज है, आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल एंट्रीज, ऑल ट्रांजेक्शंस कह सकते हो आप, या ऑल एंट्रीज इन बिजनेस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू।
नॉट फ्रॉम ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग हुआ आप बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे जिसका बिजनेस से रिलेशन हो। जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस, ऑनर की पर्सनल इनकम को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इट इज ट्रीटेड एज द इंटरनल लायबिलिटीज। देखो जब मैंने आपको कैपिटल बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी, वहां पे एक पॉइंट पढ़ाया था कैपिटल। कैपिटल में मीनिंग मैंने क्या समझाया था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर। जितना भी अमाउंट ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल कहते हैं। और मैंने वहां पे ये पॉइंट पढ़ाया था, इट इज ट्रीटेड एज द इंटरनल लायबिलिटीज। कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज होती है। अब वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज किस रीजन से होती है उसका आज हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस और ऑनर को दो सेपरेट एंटिटी माना जाता है। बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रिंसिपल के कारण जो ऑनर होता है उसको बिजनेस का क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। ऑनर इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। सो व्हेन ही इन्वेस्ट द मनी, जब वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, इट मींस ही इज गिविंग लोन टू द बिजनेस। इसका मतलब क्या है? वो बिजनेस को क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। और अगर वो बिजनेस से कुछ भी सामान या कुछ भी कैश टेक ओवर करता है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। उसे हम क्या ट्रीट करते हैं? ड्रॉइंग्स ट्रीट किया जाता है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑनर अलग और बिजनेस अलग और ऑनर अलग। सारी एंट्रीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कारण ऑनर की जो पर्सनल इनकम है, ऑनर की जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर बिजनेस में ऑनर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे हम बिजनेस के लिए लायबिलिटीज मानते हैं। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट यूनिट। बिजनेस को हम एक सेपरेट यूनिट मांगते हैं। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर। ये ऑनर से क्या है? हेड कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स। ऑनर को क्या ट्रीट किया जाता है? क्रेडिटर्स ट्रीट किया जाता है। सो कितना क्रेडिटर? जितना उसने बिजनेस में पैसा लगाया है। इसी कारण कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस प्रिंसिपल के कारण बिजनेस में जो ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं, तो उसका रीजन क्या आ जाएगा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। किस कारण से हम ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल इनकम को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स के। तो हमने क्या सीखा? ऑनर्स पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इसलिए जितने भी ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस है या पर्सनल इनकम है, हम उसको बिजनेस के अकाउंट से दूर रखते हैं। अगर एक ऑनर ने अपने बेटे की फीस अपने सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट करी, तो क्या हम इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है। अगर ऑनर ने अपने बेटे की फीस फर्म के अकाउंट से भर दी तो इट शुड बी ट्रीटेड एज द ड्रॉइंग्स। इसको हम किस तरह से मानेंगे? ड्रॉइंग्स की तरह से मानेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिजनेस और ऑनर दो डिफरेंट पर्संस, दो डिफरेंट यूनिट होती है। क्लियर? तो क्लियर है ये पॉइंट? ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसी कारण से जितना भी ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, डेट इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटीज। उसे हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटीज। तो हमने इसमें
क्या क्या पॉइंट सीखा? पहला पॉइंट हमने सीखा कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट यूनिट है। ऑल द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इसी कारण हम कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं और ऑनर के पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल इनकम को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? कंफर्म? आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स। अपने नोट्स रजिस्टर में एक एक पॉइंट जरूर नोट करना, क्योंकि आपकी रिवीजन में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, सेकंड प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हमने पढ़ा था कि ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मनी बेसिकली कॉमन डिनोमिनेटर होता है टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। हमने ये पॉइंट पढ़ा था जब हमने अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, जब हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। वहां पे हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जिसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस। जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो जितने इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हो, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमारे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है, इन अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सके। मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। मनी मींस क्या बताया था मैंने आपको? नेशनल करेंसी ऑफ द कंट्री। जो उस राष्ट्र की जो नेशनल करेंसी होती है उसे हम मनी कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे वो जितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर हम उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? तो आज आपने पहला प्रिंसिपल कौन सा पढ़ा बेटा? पहला प्रिंसिपल पढ़ा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग है। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, कि हम बिजनेस में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें। कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हो, हम उसको अगर उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। अब ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स क्या है, ध्यान से समझना। आपने क्या पढ़ा था? आपने एक प्रिंसिपल लास्ट क्लास में एक अजम्पशन पढ़ा था, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ा था। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था कि बिजनेस हैव इनफाइनाइट लाइफ, वी डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्लोज आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को बंद करने की कोई भी इच्छा नहीं होती। अब देखो, अगर हम अपने बिजनेस को बंद करने की कोई इच्छा नहीं होती, बिजनेस की एक इनफाइनाइट बहुत लंबी लाइफ होती है, तो बेसिकली ट्रू प्रॉफिट, जो सही प्रॉफिट है या सही लॉस है, वो तो बिजनेस के बंद होने के बाद ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है ना? वो बिजनेस के बंद होने के बाद ही हम उसको, बिजनेस के बंद होने के बाद ही हम उसका असली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, बेसिकली गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो अब क्या देखो, अगर हम बिल्कुल मान के चलो हमने एक बिजनेस को 10 साल चलाया और 10 साल के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस निकाले, तो क्या वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा? क्या वो मीनिंगफुल होगा हमारे लिए? हम क्या अपने बिजनेस में कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो बेसिकली होता क्या है, जो बिजनेस की लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। अब देखो, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप स्कूल में जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हो और आपके डायरेक्ट एग्जाम्स आफ्टर 12th लिए जाए, तो क्या होगा? क्या पता लग पाएगा आप कितनी परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, क्या मतलब आपका क्या रिजल्ट आ रहा है? कुछ पता लगेगा? अगर हम सीधा 12th के बाद आपकी
परफॉर्मेंस को जज करे 12th के बाद, तो होगा क्या, पता लगेगा आधे बच्चों को कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। तो उसी कारण से हम अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये जो छोटे पार्ट्स है इस बेसिकली 1 ईयर का टाइम होता है, ठीक है। तो हमने एज पर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस लाइफ is divided into small period, say 1 year, ठीक है, 1 ईयर या 12 मंथ्स। हम अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो डेट रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस कैन बी फाइंड आउट, ठीक है ना। अब बेसिकली अगर हम अपने बिजनेस की लाइफ को 1 ईयर में डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस करने के लिए, हम अपने बिजनेस को और ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए नई नई प्लानिंग्स बना सकते हैं। हमारे बिजनेस में जो कमियां हैं हम उसको दूर कर सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स कहता क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है कि लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। इसको हम क्या करते हैं, स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को रेगुलर मेजर कर सके, रेगुलर देख सके हमारा बिजनेस ईयर बाय ईयर कितना प्रमोट होता जा रहा है, कितना वो इंक्रीज होता जा रहा है, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि मैनेजमेंट कैन टेक द मीनिंगफुल स्टेप्स टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो भी उसके पॉसिबल स्टेप्स है वो इजीली ले सकती है। हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस की जो है इनफाइनाइट लाइफ होती है, एज द बिजनेस इज इंटेंटेड टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि हमें बिजनेस को एक लंबे समय तक चलाना है। द ट्रू रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन बी ascertain only when the business is completely wound up। हम सही प्रॉफिट कब निकाल सकते हैं, जब बिजनेस बंद करें, पर उस टाइम पे प्रॉफिट निकालना हमारे लिए कोई बेनिफिशियल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम जब तक बहुत लेट हो जाते हैं अपने सही स्टेप्स को उठाने के लिए। इसलिए हमने अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया, ताकि बिजनेस के रिजल्ट को रेगुलर इंटरवल पे जज किया जा सके। तो आप कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कि बिजनेस और ऑनर दो अलग अलग पर्सन है, और बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट में क्या पढ़ा, वो मनी मेजरमेंट में हमने पढ़ा कि जितने भी जो भी ट्रांजैक्शंस मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं हम बुक्स में सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तीसरा हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है, तो ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमने बिजनेस की लाइफ को 1 ईयर के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हम अपनी रेगुलर परफॉर्मेंस को जज कर सके। जो भी उसको इम्प्रूव करने के जो भी स्टेप्स है वो मैनेजमेंट इजीली ले सके, इसलिए हमने अपने बिजनेस लाइफ को 1 ईयर के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है जितने भी आप ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो दे मस्ट बी कंप्लीटेड, वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने चाहिए, और जितनी भी उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जितने भी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। जी अब देखो क्या कह रहा है प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स that all significant information
relating to economic affairs of the enterprises should be completely disclosed। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस के जितने भी आपके पैसों के ट्रांजैक्शंस है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल होती है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हमें कंप्लीटली डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, यानी एवरी ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस है, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको नीचे नरेशन में प्रॉपर लिखनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको सफिशिएंट डिस्क्लोजमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, अब डिस्क्लोजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप डिस्क्लोज करते हुए अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको लीक कर दो। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप अपने जितने भी सीक्रेट्स है वो भी लीक कर दो। सीक्रेट्स लीक करने की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं जैसे मान के चलो आपके पास क्रेडिटर्स की लिस्ट है। अब क्रेडिटर्स है या आपने कहां से गुड्स परचेज करते हो, बेसिकली आपने कौन कौन सी गुड्स परचेज करी है, इसके बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि अगर मैनेजमेंट को कोई स्टेप्स लेना है या क्रेडिटर्स वगैरह जो भी आपके फाइनेंशियल यूजर्स या इन्वेस्टर्स है, उनको जो भी स्टेप्स लेना है वो उनको जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़े तो उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से रिकॉर्ड क्यों किया गया है। ठीक है, तो आपने फुल डिस्क्लोजर में क्या पढ़ रहे हो कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है विच आर रेलिवेंट टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मतलब यूजर्स है उनसे रिलेट करती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी डिस्क्लोज, उसको हम जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अब डिस्क्लोज करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि वो यूजर्स के लिए यूजफुल है या नहीं है, तभी आपको डिस्क्लोज करना। अगर यूजफुल है तो डिस्क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज नहीं करिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब देखो मैटेरियलिटी का मतलब क्या कह सकते हो, मींस इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये कहता है अब ये ट्रांजैक्शन जो है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल है ना, बेसिकली थोड़ा सा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा उसके अगेंस्ट है। देखो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शंस है इट मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए, ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज होने चाहिए। बट मैटेरियलिटी प्रिंसिपल्स कहता है वो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो इररेलेवेंट ट्रांजैक्शंस है, जो कम इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, या तो उनको छोड़ दीजिए या उनको मर्ज कर दीजिए किसी और अदर आइटम से। देखो आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा बोरिंग है आप लोगों के लिए, बट इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप अपने अकाउंटिंग फंक्शन को परफॉर्म कर पाओगे। तो मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? मैटेरियलिटी प्रिंसिपल बेसिकली मैंने जैसे बताया कि इट इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? सारी चीजें आप प्रॉपर डिटेल में लिखते हुए जाइए। बट ये प्रिंसिपल मैटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है जितने भी इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट्स है, जितने भी इररेलेवेंट आइटम्स है, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये मैटेरियलिटी प्रिंसिपल आपको कहता है जितने भी इररेलेवेंट आइटम्स है या तो उनको छोड़ दीजिए या उनको मर्ज कर दीजिए दूसरे आइटम्स के साथ, ताकि आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो ओवरबर्डन ना हो। अगर आप छोटे आइटम भी रिकॉर्ड करने लगोगे तो उससे नतीजा क्या होगा, उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे तो आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बहुत लंबी होती चली जाएगी। हम क्या करते हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स को, जो कभी कभी आइटम्स होने वाले हैं, उसको किसी और रिलेटेड अकाउंट के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड करता है जो मैटेरियलिटी है कि ये आइटम मैटेरियल है, ये आइटम इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड करने के लिए या नहीं है,
इसको देखने के लिए बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एंटरप्राइजेस। देखो, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस है और वहां पे आपकी मशीन खराब हो जाती है और आपके 1 लाख रुपए रिपेयरिंग में लग जाते हैं, आपका बिजनेस बहुत छोटा है और वहां पे आपके 1 लाख रुपए लग गए, तो ये आपके लिए ट्रांजेक्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जबकि एक ऐसा बिजनेस जिसकी टर्न ओवर 10 करोड़ रुपए साल की हो, अगर वहां पे हमने मशीन को ठीक करते हुए 1 लाख रुपए लग गए, तो वहां ये छोटा मोटा आइटम होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसको हम किसी और आइटम्स के साथ मर्ज करते हुए रिपेयर्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंट बना देते हैं, उसी के साथ लिख देते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो बेसिकली कोई आइटम मटेरियल है, किसी आइटम किसी ट्रांजेक्शन्स की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उस बिजनेस के नेचर्स के ऊपर कि वो बिजनेस का क्या नेचर है, उसका कितना टर्नओवर है, कितनी उसकी सेल्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक ही आइटम किसी बिजनेस के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है और किसी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल मे बी मटेरियल फॉर स्मॉल रिपेयर शॉप। एक आपकी स्कूटर की वर्कशॉप है, छोटी सी वर्कशॉप है, वहां पे प्लास पेचकस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बट अगर वही फिगर हम किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, किसी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे टाटा मोटर्स वगैरह में देखो, तो एक प्लास एक पेचकस वगैरह इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो हम इसको मिसलेनियस आइटम्स के साथ मर्ज कर देते हैं। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? एज पर दिस प्रिंसिपल, items having an insignificant effect or being irrelevant to the users, जो यूजर्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, need not to be disclosed, उसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। These unimportant items are either left out, इन unimportant items को या छोड़ देते हैं और merged with other items, otherwise accounting statement will be unnecessary ओवरबर्डन, वरना आपकी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो ओवरबर्डन हो जाएगी। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इमटेरियल फॉर अनदर। किसी बिजनेस के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है दूसरे बिजनेस के लिए वो ट्रांजैक्शन कम इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है वो आपको समझाता है कि आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करिए जो मैनेजमेंट, ऑनर्स या आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, कुछ ऐसे आइटम्स जो आपके लिए इररेलेवेंट होते हैं, जो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको किसी और आइटम्स के साथ मर्ज करते हुए बुक्स में रिकॉर्ड करें। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए 5 प्रिंसिपल। देखो, लास्ट क्लास में हमने 3 अजम्पशन पढ़ी थी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी अजम्पशन, फिर हमने पढ़ा था मटेरियलिटी अजम्पशन। आज हमने 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिए। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तीसरा हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। चौथा हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स और 5वां हमने पढ़ा मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस और ऑनर 2 अलग अलग एंटिटीज हैं, सारी एंटिटीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाए। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स कहता है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है बुक्स में सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तीसरा हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स की बिजनेस लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में, यानी 1 ईयर के पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस पर रेगुलर वॉच कर सके। फोर्थ हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जहां पे आपको बताया कि आप अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स को जरूर मेंशन करोगे। और नेक्स्ट आपने पढ़ा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है जितने भी इररेलेवेंट ट्रांजैक्शंस है उसको छोड़ दीजिए, जो भी ट्रांजैक्शंस मटेरियलाइज्ड है बिजनेस के लिए उसको बुक्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड करिए। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। आप अपने सारे नोट्स बना सकते हैं, एक एक करके आप अपने सारे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल,
फिर हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट, फिर अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स और फिर लास्ट में हमने पढ़ा मैटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।